महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं और इन विधानसभा चुनाव की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के वो कौन से फैक्टर हैं जो सीधे मध्य प्रदेश से कनेक्ट होते हैं और आखिर क्यों बीजेपी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के नेताओं को महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में अहम भूमिका दी है। कैसे बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार और निगरानी तक की जिम्मेदारी कार्यकर्ता और नेता संभाल रहे हैं, इस खबर को विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लेकिन ये जो सरकार बन रही है, महाराष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जिसके माध्यम से पूरे देश को एक दिशा मिलती है और महाराष्ट्र में जो होता बढ़ के ही होता। मुझे इस बात का आनंद है, महाराष्ट्र के अंदर आज हमारी ये जो एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अच्छे अच्छे के होश फाकता है। कांग्रेस सहित उनके सारे अप्पू पप्पू सब चप्पू चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा वो कहां जा रहा है। अभी तो ये माहौल देखेंगे तो उनको लगता है नींद ही नहीं आएगी। इतनी बड़ी संख्या में रात के समय एक बाहर के राय हमारे मध्य प्रदेश जैसे राज्य से आए मुख्यमंत्री के लिए इतनी विशाल सभा हो रही है, इस बात का संकल्प करा रही है बावन कुले जी आप आगे बढ़ो और जब बहन जी ने किया वो सब धारण करो। ये आज इसी बात के लिए बुला रही जनता। मध्य प्रदेश के नेता महाराष्ट्र के चुनाव में जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के नेता महाराष्ट्र के चुनाव में असरदार भी साबित होंगे, इसका विश्लेषण भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है और मध्य प्रदेश का महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड का सीधा कनेक्शन नागपुर से माना जाता है। विदर्भ और मराठवाड़ा में जो है मध्य प्रदेश का कनेक्शन माना जाता है और यही कारण है कि इन्हीं इलाकों में बीजेपी ने अपनी एक बड़ी फौज को उतारा है। यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर में जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग नेताओं को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। ये नेता न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि कैसे जो महायुति के बैनर तले जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको कैसे मजबूत बनाना है, उसकी रणनीति पर भी दिन रात काम करते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये क्या महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या मध्य प्रदेश के नेता महाराष्ट्र के चुनाव में असरदार साबित होंगे? क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर का, उसको भी आप सुन लीजिए। निश्चित देखिए, महाराष्ट्र हर जगह से मध्य प्रदेश के बहुत पास में, चाहे वो विदर्भ का क्षेत्र हो या यदि आप बुरहानपुर और उसके पास का भी देखें तो जलगांव और जो खानदेश है उसकी भी बात करो, तो अलग अलग जो बाउंड्रीज़ है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्रीज़ छत्तीसगढ़ में जब से भी लेके इस पूरे क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से लगी हुई है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का बोलचाल, आपस में जिसको कहते हैं रोटी बेटी के संबंध, ये भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत उसका असर उस क्षेत्र में पड़ सकता है। जैसे नंदुरबार है, तो नंदुरबार ये आदिवासी क्षेत्र है, या अमरावती के आसपास आप देख लेंगे तो गढ़चिरौली वगैरह ये आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ पर आदिवासियों के बीच में जो बोली जाती है या जो नेता है, जो उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको यदि बढ़ाना हो और उसके बारे में बात करना हो तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव उसमें दिखा जा सकता है। अब हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों को लेकर है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों को लेकर 4100 से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव के मैदान में, और मतदाता भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ है कि किस पार्टी का उम्मीदवार सही है, कौन सा राजनीतिक दल सही है, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न जो है मतदाताओं के बीच में नज़र आ रहा है। इस पूरे कन्फ्यूज़न को लेकर क्या कहना है पत्रकार अभिलाष खांडेकर का, वो भी आप सुन लीजिए। कि मध्य प्रदेश के नेता कितना, उसमें मुख्यमंत्री यादव भी आज वहाँ पर है विदर्भ के क्षेत्रों में, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हमने कई सारे देखे तो बाहर से जो बड़े बड़े नेता आते थे वो भाषण और अलग अलग मुद्दे उठाकर जनता को आकर्षित करते थे। लेकिन अब चुनाव के जो लड़ने के तौर तरीके वो काफ़ी बदल गए, वोटर भी बहुत काफ़ी समझदार हो गया है। तो संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग नेताओं को वहाँ भेजना, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो संगठन की उनकी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। लेकिन वर्कर्स को, मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में भी आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में भी बहुत नाराज़गी है जिस तरीके से टिकट बटे हैं,
तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, वो एनसीपी जो अजित पवार की वो पार्टी, और ये सब लोग जो महाविकास आघाड़ी और युति, इनमें जो झगड़ा चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश के नेता या बाहर के नेता कितना असर डाल पाएंगे मालूम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे तमिलनाडु या केरल है, वो एक ऐसा भाषा का राज्य है जहाँ पर मराठी ज़्यादा चलती है। और मराठी में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, हालांकि तो मोदी और अमित शाह भी कोई मराठी में भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन मराठी में यदि कोई आह्वान किया जाता है या कोई बातें बोली जाती है तो नीचे की जनता में, मुख्य रूप से किसानों में और उसमें काश्तकारों में, वो बात बहुत आसानी से चली जाती है। तो महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो आज की तारीख में कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं, वही मुद्दे हैं कि जो मोदी की सरकार या मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी के बारे में तो अभी कहीं वहाँ पर महाराष्ट्र में बातें चल रही है, ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया है। जो मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह जी को पीछे रखकर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की पर्सनल गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा था। तो लाडली बहना, मोदी की गारंटी, ये सब वो साल भर पहले के मुद्दे थे। महाराष्ट्र में मुद्दे अलग हैं, तो मध्य प्रदेश के नेता कितना उसमें दम लगा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करके उसको जीत दिलवा सकते हैं, ये अगले कुछ दिनों में पता लगेगा। अब हम आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। मध्य प्रदेश में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी मध्य प्रदेश को एक रोल मॉडल स्टेट की तरह देखता है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी महाराष्ट्र के चुनाव में दी गई है। कांग्रेस की भी हम बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को, जो खास तौर पर महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए ज़िले हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, जबलपुर, वहाँ के नेताओं को जो है महाराष्ट्र के चुनाव में मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो महाराष्ट्र का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। न सिर्फ महाराष्ट्र के राजनीतिक दल, बड़े चेहरों के लिए ये चुनाव अहम है, बल्कि मध्य प्रदेश के नेताओं का भी ये भविष्य तय करेगा कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में, जहां पर मराठी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश के नेताओं ने कितना असर डाला है, ये भी पार्टी तय करेगी। तो अब नज़रें महाराष्ट्र के चुनाव पर होंगी। 20 तारीख को वोटिंग होना है और उसके बाद जब 23 नवंबर को नतीजे निकल कर सामने आएंगे, तब तस्वीर साफ हो पाएगी और ये भी साफ होगा कि क्या मध्य प्रदेश के नेताओं का महाराष्ट्र में डेरा डालना, वहाँ पर चुनावी समाएं करना और रणनीति बनाने से लेकर जो तमाम मैनेजमेंट के काम हैं, उसके लिए काम करना कितना पार्टियों के लिए असरदार साबित हुआ है। खासतौर पर बीजेपी, जिसने अपनी एक बड़ी फौज को महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार के लिए उतारा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की, जीतू पटवारी ने सभाएं की और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां पर दम लगाया। तो चुनाव प्रचार के नतीजे अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश के नेता, मध्य प्रदेश की योजनाएं महाराष्ट्र के चुनाव में कितनी असरदार हुई और मध्य प्रदेश के नेता महाराष्ट्र के वोटर को समझाने में, रिझाने में कितने सफल साबित हुए। इस पूरी खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स आपका हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।